Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine at home. As per schedule हमने respiratory insufficiency आपके schedule में दिया हुआ है. But you know we have cleared all those, covered all those topics. So I was directed by the HOD के there are certain topics जो कि थोड़ी सी revision उनकी हो जानी चाहिए. So in today's lecture and tomorrow's lecture. तो we'll try to cover those topics. उसकी थोड़ी सी repetition हम करेंगे इन दोनों lectures में. ठीक है. आज के लिए उन्होंने schedule किया था कि regulation of respiration आप लोगों को करवा दी जाए. So I'll start with it. You have done it already with Dr. Haseeb. So ये है कि थोड़ा सा इसमें चूँकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और चूँकि आगे आपको मेडिसिन वगैरह में इसकी फिजियोलॉजी जो है वो बहुत ही रेलेवेंट होती है मेडिसिन में जाके. सो दैट्स व्हाई शी थॉट कि इसको एक दफ़ा रिवीजन हो जानी चाहिए. सो आई स्टार्ट विद द कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेशन. For control of respiration, we have certain respiratory center in the brain, and there is normal respiration जो होती है ना बहुत ये spontaneous और unconscious होती है. That's why there are certain things which are controlling this whole process of respiration जो कि हमारे which is not in our voluntary control. ठीक है. डायरेक्टली नहीं है कि हम उसको डायरेक्टली वॉल्टरली कंट्रोल करते हैं, बल्कि होता ये है कि देयर आर सर्टेन सेंटर्स एंड देयर आर सर्टेन कंट्रोल मैकेनिज्म्स इन द बॉडी जिससे कि वो सारा रेस्पिरेशन कंट्रोल हो रहा है. ठीक है. अब उसमें रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो हैं वो ब्रेन में पड़े हुए हैं. वो देयर आर 4 इन नंबर्स. They're in the form of the groups. So there are 4 groups of neurons on each side in the pons and medulla oblongata. ठीक है. इन दो जो सेंटर नीचे पड़े हुए हैं उन दोनों में ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं. और उन ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स के नाम हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन. ऑब्वियसली ये डॉर्सम पे होगा, ऊपर की साइड पर होगा. वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जिसकी वेंट्रल साइड पर होगा. इनके बीच में न्यूमोटेक्सिक सेंटर पड़े हुए हैं और एपन्यूस्टिक सेंटर पड़े हुए हैं. सो दीज आर 4 ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स जो कि in different ways they are controlling the respiration. ये देखिए, this diagram clearly depicts the whole scenario कि कौन सा जो है सेंटर वो कहाँ पर पड़ा हुआ है. First of all, this is dorsal group of neurons. ये जो पड़ा हुआ है ये देखिए, this is the dorsum of the medulla oblongata. ठीक है. So this is the dorsal group of neurons. ये यहाँ से सारी जो नर्व्स इसको जा रही हैं, they are from the vagus and the glossopharyngeal nerve. ठीक है. efferent efferent. और ये यहाँ से ये इसका कंट्रोल होके ये मोटर पाथ पे ये आ रहा है. ये यहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेके दे गो डाउन इनटू द बॉडी. ठीक है. और ये जो दूसरा है इसकी साइड पे ये डॉर्सल साइड है एंड दिस इज द वेंट्रल साइड. तो यहाँ पर एक और ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स पड़ा हुआ है. दिस इज द वेंट्रल साइड. ये डायग्राम आप अच्छी तरह याद कर लें बिकॉज आ जाता है ड्रॉ एंड लेबल द डिफरेंट रेस्पिरेटरी सेंटर्स. ठीक है. सो ये वाली डायग्राम आपने बनानी है जो कि आपकी गाइडर में बनी हुई है. देन कम्स द न्यूमोटेक्सिक सेंटर. ये देखिए ऊपर पड़ा हुआ है. ठीक है. ये इससे इनहिबिटरी सिग्नल्स आते हैं ऑन द डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन. इसके बीच में ये जो एक एरिया व्हाइट कलर का पड़ा हुआ है, दिस इज द एपन्यूस्टिक सेंटर. दिस इज हाइपोथेटिकल. इस पर डिबेट है अभी कि वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट. ठीक है. और इसका कोई रोल है या नहीं है. ठीक. अब डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जिसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, जैसे ये इंस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है. वेंट्रल जो है एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन दोनों को कंट्रोल कर रहा है. ये वेगस नर्व ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से जो है इस इम्पल्सेस जा रही हैं और मोटर रूट से आ रही हैं. वेंट्रल से भी चूंकि एक्सपिरेशन भी कंट्रोल कर रहा है, दैट्स वाई ये दो मोटर पाथवे जो है ना नीचे जाके जो है रेस्पिरेटरी मसल्स को सप्लाई करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं. Now the dorsal group of neurons. In this group of neurons, it contains eye neurons which are inspiratory neurons. As जो कि उसका function है inspiration, तो उससे उसको जो group of neurons है उसको हम they have titled the neurons as the eye group of neurons, and it is located in the dorsal position of medulla oblongata, and it also includes the nucleus of tractus solitarius, which is a sensory termination of the efferent fibers in the ninth and the 10th cranial nerve. ठीक है.
अब जो 9th क्रेनियल नर्व दैट इज द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व जो कि वेगस नर्व है, ये दोनों जाके एंड होती हैं इनटू द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ठीक है। और उसी विसिनिटी में ये भी पड़ा हुआ है डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। सो ये जब यहाँ से इम्पल्सेस लेके जाती हैं तो दे ऑल्सो अफेक्ट द डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको सेंसरी स्टिमुलेशन देते हैं। And they receive the impulses from the peripheral chemoreceptors, carotid and aortic baroreceptors and also other receptors in the lungs, ठीक है। इनमें impulses आती हैं कहाँ से? ये जो peripheral chemoreceptors पड़े हुए हैं, जो आपने पढ़ा है जब ब्लड प्रेशर रेगुलेशन वगैरह में, उसमें भी आपने पढ़ा है कैरोटिड एंड बेरोरेसेप्टर्स वगैरह, कैरोटिड बॉडीज, एओर्टिक बॉडीज आपने इसमें पढ़ी है, ठीक है। एंड इट देयर आर सर्टेन अदर रिसेप्टर्स इन द लंग्स जो कि डायरेक्टली impulses they send through the, और ये सारी impulses जो कि आ रही हैं from the different chemosensitive different peripheral areas, और जो sensory information आ रही है that is through glossopharyngeal and the vagus nerve। फिर आ जाते हैं जी नेक्स्ट पे, ये इन दिस ग्रुप फिर इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल्स आर प्रोड्यूस्ड स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये स्पॉन्टेनियसली, इसमें चूंकि ये दिस इज द मेन कंट्रोल सेंटर फॉर द इंस्पिरेशन, तो इसमें रैम्प सिग्नल्स प्रोड्यूस होता है। रैम्प का मतलब ये होता है कि पहले कम इंटेंसिटी का है, उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, रीचिंग टू द मैक्सिमम एंड कमिंग डाउन टू द back to its initial position. So this is how these signals they are originated. They get stronger and stronger, reach to the maximum and come back to the original level, ठीक। If we cut the medulla oblongata from other parts of the brain, medulla में जहाँ पे सारी sensory information आ रही है, अगर हम उसको दूसरे सारे different parts से हम उसको अलग भी कर दें, कट भी कर दें, and also the efferent nerves which enter the medulla, efferent किससे आ रही हैं? जो glossopharyngeal और vagus nerve है, अगर हम उनको भी काट देते हैं, still inspiratory ramp signals are produced which indicate it is the inherent property of medulla, ठीक है। यानी कि हम अगर सारे जो कनेक्शंस हैं, सारी सेंसरी इम्पल्सेस जो कि डिफरेंट पेरिफेरल एरिया से आ रही हैं इस मेडुला के पोर्शन में, तो अगर हम सारे कनेक्शंस इसके काट भी दें और एंड कीप द डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स एज सच, उस वक्त भी इसमें रैम्प सिग्नल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं फॉर द इंस्पिरेशन, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इसकी जेनेटिक या इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि इसमें से रैम्प सिग्नल्स जनरेट होने हैं। इनिशियली द सिग्नल इज वीक एंड देन इट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस एंड फेड्स अवे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, ईच रैम्प सिग्नल्स ड्यूरेशन इज 2 सेकेंड एंड देन फॉर द 3 सेकेंड देयर इज नो रैम्प सिग्नल्स, यानी कि इनिशियली ये टोटल ड्यूरेशन बनती है 5 सेकेंड की। होता क्या है कि ये जो है शुरू में वीक सिग्नल हुआ, फिर स्ट्रॉन्गर हुआ इन द 2 सेकेंड्स के लिए रैम्प सिग्नल जनरेट होते हैं और फिर ये एक तरफ से स्विच ऑफ हो जाते हैं और फिर द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स कोई रैम्प सिग्नल जो है ना वो नॉर्मली जनरेट नहीं होता। सो ईच साइकिल लास्ट फॉर 5 सेकेंड्स टोटल एंड देयर आर 12 साइकिल्स पर मिनट विच इज़ द रेस्पिरेटरी नॉर्मल, हमारा रेस्पिरेटरी रेट होता है ना 12 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट होता है। इसका मतलब ये है कि ये 12 साइकिल्स जो है ना वो they are present in 1 minute and these 12 cycles depict the 12 number of breaths per minute, ठीक है। उसमें से 2 जो है सेकंड वो हैं इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल्स के और 3 सेकंड जो है वो स्विच ऑफ पीरियड है, ठीक है ना। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या? सिग्निफिकेंस ऑफ द सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ रैम्प इज दैट इट कॉजेज प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन ऑफ द लंग, ठीक है। यानी कि ये नहीं होता कि एकदम से सडनली जो है ना वो पूरे फुल फोर्स से और ड्रास्टिकली जो है ना वो रैम्प सिग्नल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएं और इंस्पिरेटरी मसल्स जो है वो जल्दी जल्दी कंट्रैक्ट करें, लंग्स फटाफट एक्सपेंड करें। नो, इट्स नॉट द वे। होता यह है कि ये पहले वीक सिग्नल्स आते हैं जो कि थोड़ी कंट्रैक्शन शुरू कराते हैं डायफ्राम की एंड द अदर इंस्पिरेटरी मसल्स, और फिर वो ये इट गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इन द नेक्स्ट 2 सेकेंड्स, ताकि जो लंग्स हैं वो प्रोग्रेसिवली एक्सपैंड करें एट अ पेस, एक सर्टन पेस के ऊपर एक्सपैंड करें और एकदम से ना एक्सपैंड करें ताकि टिश्यू डैमेज ना हो, ठीक है। आफ्टर प्रोडक्शन दीज रैम्प सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड टू द कॉन्ट्रालैटरल मोटर न्यूरॉन सप्लाइंग द इंस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है। जहाँ पे होता क्या है कि अगर राइट साइड पे रैम्प सिग्नल्स प्रोड्यूस हुए हैं तो वो आगे जाके शिफ्ट हो जाते हैं या स्विच ऑन हो जाते हैं टू द अदर साइड, ऑपोजिट कॉन्ट्रालैटरल होता है ऑपोजिट साइड, यानी जो राइट साइड के रैम्प सिग्नल्स है वो लेफ्ट साइड के इंस्पिरेटरी मसल्स को करेंगे कंट्रोल, और जो लेफ्ट साइड के हैं रैम्प सिग्नल्स वो राइट साइड के इंस्पिरेटरी मसल्स को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। सो देयर इज क्रॉसिंग ओवर ऑफ द पाथवे
Rate and duration of inspiratory RAM signals is controlled by impulses from the pneumotaxic center and impulses from the lungs via vagus. ठीक है, दो मेन चीजें हैं जो किसको कंट्रोल कर रही हैं इंस्पिरेटरी रैम सिग्नल्स को। एक तो ये कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर विच इज द इनहिबिटरी सेंटर, जो कि अगर इंस्पिरेशन प्रोलॉन्ग हो जाए तो उसको एक कट ऑफ इनहिबिटरी इम्पल्सेस आती हैं विच कट ऑफ द रैम सिग्नल्स और उसकी ड्यूरेशन को लिमिटेड कर देती हैं अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ वेंटिलेशन। जितना हमें रेट ऑफ वेंटिलेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंगली ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है उसको शॉर्टन कर देता है और उसको इनहिबिट करता है रैम सिग्नल्स को। दूसरा क्या है, दूसरी क्या किस चीज़ से अफेक्ट होते हैं कि दो जो इम्पल्सेस आ रही होती हैं फ्रॉम द वेगस नर्व्स, ये दो चीज़ें जो मेनली हैं वो इंस्पिरेटरी रैम सिग्नल्स को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। नाउ द सेकंड ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। एक जो हमने इसमें डायग्राम में देखा है, इट इज लोकेटेड इन द वेंट्रल पोर्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट इंक्लूड्स, अब इसमें उसमें क्या था, उसमें न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस था। ठीक है, अब इसमें दो न्यूक्लियाई हैं इस ग्रुप में। इसमें आ जाता है न्यूक्लियस एम्बिगस एंड रिट्रो एम्बिगस। ठीक है, दो टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं, एम्बिगस एंड रिट्रो एम्बिगस, and it contains both I and the E neurons. I neuron inspiratory neurons, E neurons expiratory neurons. ठीक है, सो वेंट्रल ग्रुप जो है इसमें दोनों टाइप के न्यूरॉन्स पड़े होते हैं, इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स भी और एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स भी। दिस ग्रुप इज नॉट इन्वॉल्व ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग। जब नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही होती है तो वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो है ना वो दैट स्टेज क्वाइट, वो बिल्कुल उसमें इंटरफेयर नहीं करता है इन द नॉर्मल रिस्पिरेशन एट रेस्ट। ठीक है, these neurons participate both during inspiration and expiration। जब ये एक्टिव होते हैं तो ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों फेजेस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, दिस ग्रुप इज स्टिमुलेटेड व्हेन देयर इज नीड फॉर इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन। ये उसी वक्त इफेक्टिव होते हैं जबकि कोई भी रीज़न है जिससे कि इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन चाहिए है, तो उस वक्त ये वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स दे बिकम एक्टिवेटेड और फिर वो अपना बोथ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, so this group is stimulated during exercise. They do not participate in basic rhythmical oscillation। ये जो बेसिक जो रैम सिग्नल्स है उसमें बिल्कुल कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि ये इनफैक्ट अगर इंक्रीज ब्रेथ रेट चाहिए, इंक्रीज वेंटिलेशन रेट चाहिए, तो उस दौरान जो है ना ये ग्रुप एक्टिवेट हो जाता है, कंटेनिंग बोथ द इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स, हेंस कंट्रोलिंग बोथ द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। एंड दे तीसरा आ जाता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर एंड इट इज लोकेटेड इन द अपर पॉन्स। ठीक है, अपर पॉन्स में जाके ये पड़ा हुआ है। ठीक है, इट कंटेन्स टू न्यूक्लियाई, इसमें होता है कॉलिकल फ्यूज एंड न्यूक्लियस पैराब्रेकियलिस। ठीक है, दो तरह के न्यूरॉन्स इसमें होते हैं, कॉलिकुलर फ्यूज न्यूक्लियस और न्यूक्लियस पैराब्रेकियलिस। अब सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर दे आर ट्रांसमिटेड टू द डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। न्यूमोटैक्सिक सेंटर से जो सिग्नल्स हैं वो जाते हैं कहाँ, डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन में, टू कंट्रोल द रेट एंड ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेटरी रैम सिग्नल्स। यानी वो जितनी अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड, जितने रैम सिग्नल जिस स्पेस पे चाहिए, जिस स्पीड पे हमें वेंटिलेशन चाहिए, जिस स्पीड पे रेस्पिरेटरी रेट होना चाहिए, वो उसको कंट्रोल करके थ्रू द डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इंस्पिरेटरी रैम सिग्नल्स को उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देते हैं। When signals from this center are strong, inspiratory RAM signals are terminated early and there is increase in respiratory rate। ठीक है, जब यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाते हैं तो क्या होता है, जो इंस्पिरेटरी रैम सिग्नल जो होते हैं ना वो उसी वक्त कट ऑफ हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं अर्ली, और फिर क्या होता है नेक्स्ट रैम सिग्नल स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज कर गया है। अगर 2 सेकंड में रैम सिग्नल जो है ना वो खत्म होने तो 1 सेकंड में खत्म होंगे, और अगला जो है ना ड्यूरेशन वो भी कम हो जाएगी और नेक्स्ट रैम सिग्नल्स आ जाएगी, तो जो है रेट ऑफ रेस्पिरेशन पर मिनट वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, when signals from this center are weak, inspiratory RAM signals are not terminated early, leading to decreased respiratory rate। अगर वहाँ से जो है सिग्नल्स वो वीक होंगे तो वो इंस्पिरेटरी रैम सिग्नल्स को कट ऑफ नहीं करेंगे, तो उससे क्या होता है कि जो रैम सिग्नल्स जो है ना वो प्रोलॉन्ग हो जाएंगे। जब इंस्पिरेशन प्रोलॉन्ग हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी पर मिनट डिक्रीज कर जाएगा। सो द न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आएंगे तो रैम सिग्नल्स को कट शॉर्ट कर देते हैं और रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। अगर इसके वीक हो जाए सिग्नल्स तो रैम सिग्नल्स जो है ना दे आर नॉट डिस्टर्ब्ड और वो
प्रोलॉन्ग हो जाते हैं और रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाता है, ठीक है। When active, it can increase the rate of respiration up to 30 to 40 breaths per minute। यानी वो जब इसके स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आते हैं, जब ये एक्टिवेट होता है तो उसके इतना ब्रीदिंग रेट जो है ना वो 30 to 40 ब्रेथ्स पर मिनट तक चला जाता है टू कम्बैट द हाइपर वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब चौथा सेंटर है दैट इज द एपनिस्टिक सेंटर। इट इज़ नॉट वेल अंडरस्टूड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये इस पे डिबेट है और अभी इस पे रिसर्च है। इट इज़ लोकेटेड इन द लोअर पॉन्स। वो कहते हैं सर्टेन टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स जो कि डेफिनेटली कंट्रोल कर दो और दे हैव सम कंट्रोल रोल इन द कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। उसमें फिजियोलॉजिकल रोल इज नॉट सर्टेन, हाउएवर व्हेन दिस सेंटर इज स्टिमुलेटेड देयर इज एपन्यूसिस। एपन्यूसिस मींस प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन। इसमें जब भी ये सिग्नल जो है ना, ये न्यूरॉन्स जो है ना वो एक्टिवेट होंगे तो क्या करते हैं, ये रैम्प सिग्नल्स को प्रोलॉन्ग करते हैं। रैम्प सिग्नल्स को प्रोलॉन्ग करने का मतलब ये है कि इंस्पिरेशन प्रोलॉन्ग हो गई है और एक्सपिरेशन शॉर्ट हो गई है, ठीक है। सो इस रेलेवेंस से इट इज थॉट दैट दे हैव सर्टेन कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ द respiratory system. It may provide extra stimulation to the dorsal group of neurons। ज़ाहिर है dorsal group of neurons का काम ये है कि रैम सिग्नल्स जनरेट करे। इसका मतलब है ये वो रैम सिग्नल्स की या इंस्पिरेटरी फेज को ये फेवर करता है या उसे सपोर्ट करता है, ठीक है। जो न्यूमोटैक्सिक है उसने उसको कट शॉर्ट करना है। सो दे आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक होता है हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स। ये हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर आपको शॉर्ट नोट भी आता है और इसकी सिग्निफिकेंस भी मांग लेते हैं और जो है इसका एमसीक्यूज भी इस पे बेस्ड होते हैं। तो सो हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स होता है क्या है, इट इज दीस देयर आर सर्टेन स्ट्रेच रिसेप्टर्स पड़े होते हैं इन द वॉल्स ऑफ द ब्रोंका एंड द ब्रोंक्यूल्स which transmit the signals through vagal to the dorsal respiratory group of neurons when lungs become overstretched, ठीक है। यानी अगर इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो एयर फिल हो गई है और उनकी वॉल्स जो है ना वो स्ट्रेच हो गई है, तो उसके वॉल्स के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं। जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जब स्ट्रेच होते हैं तो उसमें वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और उनमें से सिग्नल जो होता है ना वो वेगस नर्व के थ्रू डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स पे चले जाते हैं। They activate a feedback response that switches off inspiratory RAM signals and stops further inspiration। ज़ाहिर है वो कहते हैं कि वहाँ पे जाके वो RAM सिग्नल्स को स्विच ऑफ करते हैं ताकि फर्दर जो है ना वो इंस्पिरेशन प्रोलॉन्ग ना हो और फर्दर स्ट्रेचिंग ऑफ द वॉल्स ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सपिरेशन को भी अर्ली ले आते हैं। एक्सपिरेशन अर्ली आती है तो इसका मतलब है द एयर इज एक्सपायर्ड और जो प्रेशर विद इन द ब्रोंकियाज एंड ब्रोंक्यूल्स है वो कम हो जाता है, ठीक है। So this is a defensive mechanism. This reflex is not activated till tidal volume does not increase above 1.5 liters। Normal tidal volume होती है 0.5 liters या 500 ml होती है, ठीक है। तो अब ये उस वक्त तक ये स्ट्रेच नहीं होते, उस वक्त तक ये रिफ्लेक्स जो है ना वो जनरेट नहीं होता, एक्टिवेट नहीं होता जब तक ये लंग्स के अंदर जो एयर है वो 1.5 लीटर से ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। दैट इज़ मोर देन 3 times द नॉर्मल। सो इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एंड प्रिवेंट्स ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स। अगर आपको नोट आ जाता है कि राइट शॉर्ट नोट और व्हाट आर डिफरेंट protective mechanism, protective reflexes of the respiratory system, then this is one of those प्रोटेक्टिव जो है ना रिफ्लेक्सेस। दूसरे कौन से होते हैं, उसमें कफिंग हो जाता है, स्नीजिंग हो जाता है, ठीक है। वो भी सारे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ होते हैं क्योंकि वो भी प्रोटेक्टिव होते हैं। दे एक्सपेल आउट द इरिटेंट मटेरियल फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पैसेजेस। सो हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स अपनी याद रखना। देन कम्स द एक्चुअल रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। ये तो ये सब हम आपको डिफरेंट रेस्पिरेटरी सेंटर्स बता दिए हैं कि ये सेंटर्स हैं, यहाँ पड़े हुए हैं, इनका ये काम है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि रेगुलेशन रेस्पिरेशन एक्चुअली होती किस तरह है। उसमें ऑब्वियसली कोई भी जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम सर्टेन स्टिमुलस। नर्वस कंट्रोल कहाँ से शुरू होता है कि जब उसको कोई स्टिमुलाई आते हैं फ्रॉम द पेरिफेरी, सेंसरी स्टिमुलस जो आते हैं। अब इसमें क्या होता है, रेगुलेशन रेस्पिरेशन में 2 टाइप के स्टिमुलस जाते हैं। एक तो ये केमिकल स्टिमुलाई होते हैं जिसको हम केमिकल रेगुलेशन कह देते हैं और दूसरे नर्वस स्टिमुलाई होते हैं जिनको हम नर्वस रेगुलेशन कह देते हैं। अब केमिकल स्टिमुलाई में क्या आते हैं डिफरेंट जो होता है ना, ये
केमिकल चेंजेस इन द बॉडी मॉडिफाई द एक्टिविटी ऑफ सेंटर्स, ठीक है। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं कि डिफरेंट गैसेज जो होती है ना, उनका पार्शियल प्रेशर जो है ना वो डिस्टर्ब होता है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द पार्शियल प्रेशर लेवल्स ऑफ द डिफरेंट गैसेज। तो जो ये केमिकल रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। अब इनमें कौन कौन सी चेंजेस हो सकती हैं? एक तो चेंज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, changes in the hydrogen ion concentration and changes in the partial pressure of oxygen, ठीक है। सो यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर अगर फर्क हो जाए या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाए, सो उन केसेस में ये केमिकल जो रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन वो स्टार्ट हो जाती है। वन ऑफ द एम ऑफ द रेस्पिरेशन इज टू कीप द अबव मेंशन्ड स्टिमुलाई विद इन नॉर्मल लिमिट्स, ठीक है। कि ये जो चेंजेस जो स्टिमुलस है इसको हम अगर सारे प्रेशर जो है ना वो इनको नॉर्मल लिमिट्स में रखना, यही रेस्पिरेशन का सारा काम है कि डिफरेंट गैस लेवल जो है दे शुड रिमेन विद इन नॉर्मल रेंज। These chemical stimuli don't affect the respiratory centers directly, ठीक है। सारे जो है ना ये केमिकल स्टिमुलाई जो है ना ये यानी इनके इनमें डिफरेंट चेंजेस जो है ना वो डायरेक्टली जाके जो है वो रेस्पिरेटरी सेंटर्स को अफेक्ट नहीं करते हैं, बट दीज केमिकल स्टिमुलाई दे फर्स्ट एक्ट ऑन द कीमोरिसेप्टर्स which in turn affect the activity of the respiratory centers. डिफरेंट कीमोरिसेप्टर्स पड़े हुए हैं बॉडी में, ठीक है। पहले वो उनको जाके स्टिमुलाई करते हैं या उनको एक्टिवेट करते हैं या उनको डिस्टर्ब करते हैं, तो वहाँ से जो स्टिमुलस निकलता है वो जाके फिर रेस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है टू कंट्रोल द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक। अब कीमोरिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द कीमोसेंसिटिव एरिया इन द एंट्रोलैटरल पोर्शन ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। अब ये कीमो जो ये देखिए इसमें ये पड़ा हुआ है कीमोसेंसिटिव एरिया, यहाँ पर जो है न्यूरॉन्स पड़े होते हैं जो कि स्टिमुलेट होते हैं बाय डिफरेंट केमिकल चेंजेस विद इन द ब्लड जो कि उनको सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो दो जगह पड़े होते हैं, कैरोटिड बॉडीज में और एओर्टिक बॉडीज में, ठीक है। कैरोटिड बॉडीज जो होती है ना दे आर प्रेजेंट इन द एंगल बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जहाँ पर कॉमन कैरोटिड आर्टरी दो ब्रांचेस में स्प्लिट होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, तो उसके एंगल के बीच में जो है कैरोटिड बॉडीज पड़ी होती है। फ्रॉम दीज इम्पल्सेस आर फर्स्ट कैरिड बाय द हेरिंग नर्व विच जॉइन द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, यहाँ से हेरिंग नर्व निकलती है कैरोटिड बॉडीज में से और वो जाके ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के साथ अटैच हो जाती है, तो यहाँ से सिग्नल्स लेके ग्लोसोफेरिंजियल को देती है और वहाँ से आगे हायर सेंटर्स में जाती है। एओर्टिक बॉडीज जो होती है दे आर प्रेजेंट अलोंग द आर्च ऑफ एओर्टा, एओर्टा जब निकलती है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल तो वो एक आर्च बनाती है और उसके बाद उसमें से डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। सो aortic bodies they are present along the arch of aorta and from here the impulses are carried by the efferent nerve fibers in the vega, ठीक है। वहाँ से वेगस नर्व के थ्रू इम्पल्सेस जाती हैं। आप ये याद रखिए कि जो कैरोटिड बॉडीज हैं वहाँ से ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के थ्रू जाती हैं बाय हेरिंग नर्व, और जो एओर्टिक बॉडीज हैं वहाँ से वेगस नर्व के थ्रू इम्पल्सेस जाती हैं। इम्पल्सेस फ्रॉम बोथ दीज गो टू द डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो जैसे हमने पहले देखा है डायग्राम में, दीज आर द डिफरेंट केमिकल चेंजेस। इसमें देखिए मेनली क्या चीज़ अफेक्ट कर रही है, हाइड्रोजन आयन। डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं अफेक्ट करती है न्यूरॉन्स को, दिस इज द डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है ना वो उसको अफेक्ट करती है। हाउ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पड़ी है वो पहले वाटर के साथ कंबाइन करती है विद इन द इसी जो CSF में, और वहाँ से फिर कार्बोनिक एसिड बनता है, और ये कार्बोनिक एसिड जो है ना अनस्टेबल सब्सटेंस कंपाउंड होता है और इट स्प्रेड्स इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। तो हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ना दे डायरेक्टली अफेक्ट द स्टिमुलेट द इंस्पिरेटरी एरिया और डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। ये चेंज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उससे क्या अफेक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैन क्रॉस बोथ द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लड CSF बैरियर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स बोथ द ब्रेन एंड CSF। CSF इज द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि हमारे डिफरेंट वेंट्रिकल डिफरेंट पैसेजेस में फ्लो कर रहा है विद इन द ब्रेन। इट बाइंड्स विद द वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, ठीक है। अफेक्ट क्या करता है वहाँ पे, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन डायरेक्टली ब्लड ब्रेन बैरियर वगैरह को या CSF बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, क्रॉस क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉस करके तो जाती है विद इन द CSF और ब्लड सर्कुलेटिंग विद इन द ब्रेन, वहाँ पे जाके जो उसका वाटर कंटेंट होता है उसके साथ कंबाइन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है।
Carbonic acid is unstable and dissociates immediately into hydrogen ion and bicarbonate ion. ठीक है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली स्टिमुलेट द कीमोसेंसिटिव एरिया, वो डायरेक्टली कीमोसेंसिटिव एरिया को स्टिमुलेट करते हैं. हाइड्रोजन आयन आर द मोस्ट पावरफुल स्टिमुलस ऑफ द कीमोसेंसिटिव एरिया. ठीक है, जो मेनली जो उसको अफेक्ट करता है दैट इज द हाइड्रोजन आयन. Increased partial pressure of carbon dioxide can also stimulate respiratory center through peripheral chemoreceptors. ठीक है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स के थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो सिग्नल्स जो है ट्रांसमिट कर सकता है. सो द इफेक्ट इज थ्रू बोथ द सेंट्रल एंड द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स. हाउएवर इफेक्ट थ्रू सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स इज मच मोर प्रोनाउंस्ड. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मेनली जो इफेक्ट होता है करता तो वो जो है पेरिफेरल और सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स दोनों के थ्रू करता है, बट उसका जो मेन इफेक्ट होता है दैट इज थ्रू सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, जहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो उसके कम्बिनेशन के नतीजे में बनती है उसकी स्टिमुलेट करने से ये ज़्यादा इसकी पार्टिसिपेशन होती है इन द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स. हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड इन CSF इज मच मोर पोटेंट स्टिमुलेटर देन द हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस्ड इन द ब्रेन. ठीक है, ब्रेन में जनरली सर्कुलेशन में जो हाइड्रोजन बन रहा है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, बल्कि जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में जो हाइड्रोजन आयन पड़ा हुआ है जो सर्कुलेट कर रहा है उसको वो डायरेक्टली जाके ज़्यादा स्टिमुलेट करता है डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को. ठीक है, now the changes in the hydrogen ion concentration, how does this affect? Whenever hydrogen ion concentration increases in the arterial blood, it stimulates the peripheral chemoreceptors. ठीक है, ये डायरेक्टली पेरिफेरल chemoreceptors को स्टिमुलेट कर देती है हाइड्रोजन आयन. They can't cross the blood-brain barrier in themselves, वो तो नहीं करते हैं. ठीक है, in animal if we denervate the carotid and the aortic bodies and change the pH, there won't be any effect on the respiration. इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का अफेक्ट होता है कीमोरिसेप्टर्स पे. अगर हम नर्व जो हैं जो कि ले जा रही कीमोरिसेप्टर्स से नर्व जो है ना स्टिमुलस लेके जा रही है ब्रेन को, अगर हम उसको डी नर्व कर दें और नर्व्स काट दें और फिर हम पीएच की चेंजेस दें यानी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को चेंज करें तो इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन पे उससे कोई इफेक्ट नहीं होता. इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन का डायरेक्टली पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स पर भी इफेक्ट होता है. ठीक है, नाउ द होता क्या है मैकेनिज्म के कार्बन ऑक्सीजन जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो किस तरह चेंज करता है. हाइपोक्सिया स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेशन थ्रू पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स. ठीक है, जब भी हाइपोक्सिया होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ना कम हो जाएगी इन सर्कुलेशन, तो जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर जो है ना वो स्टिमुलेट हो जाते हैं. ठीक है, when arterial partial pressure of oxygen falls from its normal value of 95 to 60 millimeters of mercury. नॉर्मली कितना होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है. अगर ड्यू टू एनी रीज़न वो ड्रॉप होके 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर आ जाए तो देर इज नो उस वक्त तक देर इज नो स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया, उस वक्त तक सेफ जोन में होता है. ड्यूरिंग दिस इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ deoxyhemoglobin is formed which can bind more carbon dioxide and hydrogen ion. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर जब हाइपोक्सिया होता है इस लेवल के ऊपर तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ज़्यादा तो उसमें डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कर जाती है, हाइड्रोजन आयंस को बाइंड करती है. सो स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया is neutralized by increased binding of hydrogen ion and carbon dioxide with deoxyhemoglobin. ये उस वक्त तक है जब तक के जो partial pressure of oxygen है वो 60 millimeters of mercury तक रहता है. Its stimulatory effect starts when partial pressure of oxygen falls below 60 millimeters of mercury. अगर partial pressure of oxygen जो है ना वो 60 millimeters of mercury से नीचे चले जाए फिर होता है उसका इफेक्ट कि वो रेस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करे. 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे तक वो रेस्पिरेटरी जो होती हैं सेंटर्स उनको स्टिमुलेट नहीं करता. अब क्या होता है कि जब 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से नीचे चला गया है एट दिस स्टिमुलेटरी इफेक्ट बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट इट ओवरकम्स द बाइंडिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन विद द डीऑक्सीहीमोग्लोबिन. यानी अगर 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से नीचे चला जाए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो उसका जो स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है ऑन द रेस्पिरेशन इतना ज़्यादा होता है कि वो ओवरकम कर जाता है द बाइंडिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन विद द डीऑक्सीहीमोग्लोबिन. ठीक है, दिस इफेक्ट बिकम्स मार्क्ड व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फॉल्स बिलो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. ठीक है, ये ज़्यादा एविडेंट हो जाता है जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से भी नीचे चला जाए. ये देखिए, ये दिस इज द डायग्राम विच डिपिक्ट्स द अगर देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो नॉर्मल है, वो एक कांस्टेंट लेवल पर है 40 पे. ठीक है, अगर जो है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ जो आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो फॉल करता जाता है 60 तक भी उसका कोई इफेक्ट नहीं है. ये देखिए यहाँ पर ये 60 तक इसका
वो इतना इफेक्ट नहीं। मगर जैसे ही उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है तो ये जो रेट ऑफ वेंटिलेशन है वो बढ़ता चला जाता है, यानी इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है ऑन द एल्वियुलर वेंटिलेशन। ठीक है। सो जो है और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड है वो दैट डज रिमेन कांस्टेंट। और ये जो दिस ग्राफ ये सारा डेमोन्स्ट्रेट करता है द लेवल्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, उनका क्या इफेक्ट होता है ऑन द वेंटिलेशन रेट कि 60 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक भी ड्रॉप कर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर 40 या 40 से नीचे चला जाए तो फिर डायरेक्ट इसका स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है ऑन द रेस्पिरेशन और वेंटिलेशन रेट ज़्यादा हो जाता है। If we compare the relative stimulatory effect of above stimuli, then we can say that the effect of increased partial pressure of carbon dioxide is 1000%, increased hydrogen and concentration is 400%, and least effect is through decreased partial pressure of oxygen. सबसे ज़्यादा stimulatory effect होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन का होता है, उसके बाद हाइड्रोजन का, और सबसे क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होता है वो डायरेक्टली कीमो सेंसिटिव एरिया को जाके स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है। हाइड्रोजन आयन जो है ना वो कुछ पेरिफेरल को भी करता है, लेकिन वो चूंकि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता तो उसका उससे कम हो जाता है। और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का सबसे कम होता है क्योंकि इसका एक जो पार्शियल प्रेशर है वो सर्टेन लेवल से कम होना हो जाए तब कहीं जाके इसका इफेक्ट होता है स्टिमुलेटरी, अदरवाइज 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक भी इसका कोई स्टिमुलेटरी इफेक्ट नहीं होता ऑन रेस्पिरेशन। अच्छा, अब ये एक ग्राफ है, इसमें देखिए रेड है ग्राफ्स और ग्रीन है। इसमें ये जो है दिखाया है डिफरेंट, ये ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन लेवल और इसकी एक्टिविटी है कि उसके डिफरेंट ये कंसंट्रेशन है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। इन 2 डिफरेंट स्टेजेस, जिसमें कि एक वो है रेड लाइंस वाला जिसमें कि पीएच 7.4 है या कि नॉर्मल है, और दूसरा है जबकि पीएच 7.3 है, यानी उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा होना चाहिए और हाइड्रोजन लेवल भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। उस वक्त जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो वो इतना अफेक्ट नहीं करती, और एल्वियुलर वेंटिलेशन रेट जो है ना वो भी इससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। ठीक है। सो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है ना दैट डज डिस्टर्ब द ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेवल्स। ठीक है। नाउ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या था, देयर इज ट्रेमेंडस इंक्रीज द डिमांड फॉर ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सरसाइज दैट इज मोर देन 100 टाइम्स इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन। ठीक है। यानी ऑब्वियसली जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो चूँकि मसल जो है ना दे कम इनटू एक्शन और उनकी जो है ऑक्सीजन डिमांड वो बढ़ जाती है। ठीक है। और ऑक्सीजन डिमांड कितनी बढ़ती है, मोर देन 100 टाइम्स इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन। सो देयर इज नीड फॉर इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन। During exercise, the chemical stimuli for the respiration, that is partial pressure of carbon dioxide, oxygen and hydrogen ion concentration, remain within normal limits except during very strenuous exercise. यानी बहुत सेवियर किस्म की एक्सरसाइज करेंगे तो जाके कहीं ये पार्शियल प्रेशर जो है ना वो डिस्टर्ब होते हैं, अदरवाइज दे रिमेन। अगर माइल्ड या मॉडरेट होगी रेस्पिरेशन तो वो नॉर्मल रहती है। ठीक है। ये देखिए जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्सरसाइज जो है ना वो इंक्रीज करता जाता है तो ऑक्सीजन कंजम्पशन भी इंक्रीज करती जाती है और जो आपका वेंटिलेशन रेट है वो भी बढ़ता चला जाता है। हियर इट इज़, आप देखिए कि जब तक कि मॉडरेट है एक्सरसाइज तो इतना इसका इफेक्ट नहीं है, माइल्ड पे बिल्कुल कम है। तो लेकिन जैसे जैसे ये ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो बढ़ती जा रही है, 4 लीटर्स पर मिनट तक जा रही है, और ये टोटल वेंटिलेशन रेट उसके अकॉर्डिंगली कॉरस्पॉन्डिंगली वो बढ़ रहा है अप टू द लेवल ऑफ मोर देन 100। ठीक है। सो ये वेंटिलेशन जो है ना वो इतने 100 लीटर्स पर मिनट तक भी चली जाती है। सो इट कैन इंक्रीज मैनी फोल्ड्स ड्यूरिंग स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेज, बट ड्यूरिंग माइल्ड एक्सरसाइजेज तो इसका इतना इफेक्ट नहीं होता है। When a person intends to exercise, जो सोच मैंने एक्सरसाइज करें, impulses from the motor cortex go to the muscles to initiate the muscle contraction। बंदा अब जैसे सोचता है ना वैसे ही हमारे जो है ना इम्पल्सेस सडनली ब्रेन को चली जाती हैं और जो है ना वो मसल कंट्रैक्शन दैट डज स्टार्ट। ठीक है। साइमल्टेनियसली इम्पल्सेस आर सेंट टू द रेस्पिरेटरी सेंटर टू इंक्रीज द रेट ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन। जैसे ही जो है ना ये मसल कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है वैसे ही इम्पल्सेस जाती हैं टू द रेस्पिरेटरी सेंटर ताकि पल्मोनरी वेंटिलेशन को इंक्रीज किया जाए। When there is start of exercise, impulses from the
प्रोप्रियोरिसेप्टर्स पड़े होते हैं हमारे जॉइंट्स में, ठीक है। यहाँ से इम्पल्सेस जाती हैं, दे गो टू द रेस्पिरेटरी सेंटर टू स्टिमुलेट वेंटिलेशन, दिस इज द मेजर स्टिमुलेटरी फैक्टर। यानी यहाँ से डायरेक्ट इम्पल्सेस जाती हैं जो हमारे जॉइंट्स में प्रोप्रियोसेप्टर्स पड़े हुए हैं, वो डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं द रेस्पिरेटरी सेंटर्स, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज यही मेन जो है ना स्टिमुलस होता है टू द रेस्पिरेटरी सेंटर, जो कि इंक्रीज करता है वेंटिलेशन रेट को। देन इंक्रीज टेम्परेचर ड्यूरिंग एक्सरसाइज स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर टू इंक्रीज वेंटिलेशन। ये जो कि एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाता है, दैट इज अनदर फैक्टर कि जो कि स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेटरी सेंटर्स को टू इंक्रीज द वेंटिलेशन। अभी देखिए डिफरेंट ग्राफ्स है, इसमें दिखाया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का और वेंटिलेशन का क्या फ़र्क पड़ता है। आप देखिए कि ऊपर वाले में ग्राफ में जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 है, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है तो एकदम से जो है ना, चूँकि रेस्पिरेटरी रेट भी एकदम से बढ़ना शुरू हुआ है, तो जब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एक्सहेल आउट हो जाती है। जब एक्सहेल होती है तो उसका लेवल जो है ना वो नीचे दैट कम्स डाउन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है, स्टिमुलस चला गया, रेस्पिरेटरी सेंटर्स को वेंटिलेशन ज़्यादा होगी तो उसका लेवल ड्रॉप कर गया। अब जब लेवल ड्रॉप करता है तो उसके साथ ही जो है ना इनहिबिटरी सिग्नल्स जाते हैं टू द रेस्पिरेटरी सेंटर कि वो इनहिबिट हो जाए, ठीक है। जब वो इनहिबिट होता है तो फिर से जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग, और वो यहाँ से इंक्रीज करते चले जाते हैं। ये देखिए दैट अगेन रीचेस टू द 40 और 40 से ज़रा अबव जाता है तो फिर उसके बाद फिर दोबारा ये जो लेवल है इसका बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये जो है दूसरा एल्वुलर वेंटिलेशन का क्या होता है। एल्वुलर वेंटिलेशन जो होती है ना, जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट होती है तो एल्वुलर वेंटिलेशन जो है ना वो इंक्रीज कर जाती है, यहाँ से ये इंक्रीज करती है, रीचेस टू इट्स मैक्सिमम, मैक्सिमम पे जाती है तो चूँकि वहाँ पर उसके बाद इनहिबिटरी सिग्नल्स आने शुरू हो जाते हैं फ्रॉम द ब्रेन, तो फिर डिक्रीज करती है और उसके बाद फिर दोबारा बिल्डअप होती है। दैट साइकिल गोज ऑन लाइक दैट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद इन द सर्कुलेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो पैटर्न जो है ना वो चेंज होता रहता है और एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी सिग्नल्स जाते रहते हैं टू द रेस्पिरेटरी सेंटर्स। अब ये जो है दिस शोज द इफेक्ट ऑफ मैक्सिमम एक्सरसाइज इन एन एथलीट टू शिफ्ट द एल्वुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ventilation response curve to the level much higher than the normal. The shift believed to be caused by neurogenic factors is almost exactly the right amount to maintain the arterial partial pressure of carbon dioxide at the normal level of 40 millimeters of mercury in resting state and होता क्या है। तो आप ये दो लेवल्स देखिए, ठीक है। ये है एक्सरसाइज में रेड वाला ड्यूरिंग एक्सरसाइज और ये है ड्यूरिंग रेस्टिंग नॉर्मल स्टेज, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी तक की पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है कि जितनी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो है ड्यूरिंग एक्सरसाइज चूँकि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है, तो एक नया सेट पॉइंट जो होता है ना वो एथलीट्स में मोस्टली दैट इज़ अचीव, जब देख रहे हैं ये ब्लैक डॉट से, ये देखिए एक नया सेट पॉइंट आ जाता है टू अ मच हायर लेवल ऑफ द वेंटिलेशन, जो कि नॉर्मली जो है ना ये देखिए 10-20 ब्रेथ्स पर मिनट है, लेकिन वहाँ पे जाके इनका एक सेट पॉइंट आ जाता है 120 लीटर्स पर मिनट तक भी चला जाता है, ठीक है। सो एक्सरसाइज में एथलीट्स में जो होता है उनका सब चीज़ें एक्लेमेटाइज हो जाती हैं ड्यू टू द मसल कंट्रैक्शन ड्यू टू एक्सरसाइजिंग रेगुलर एक्सरसाइज से, तो उनका जो वेंटिलेशन का एक सेट पॉइंट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। This is the effect of exercise on the respiration. Now, this was all about the chemical regulation of the respiration. Then comes the nervous regulation of respiration. अब इसमें क्या होता है, देयर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि थ्रू नर्वस कंट्रोल रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। इम्पल्सेस फ्रॉम द हायर सेंटर, डायरेक्टली हायर सेंटर से जो इम्पल्सेस आती है ड्यूरिंग इमोशनल स्टेट, रेस्पिरेशन इज मॉडिफाइड बाय इम्पल्सेस फ्रॉम द हायर सेंटर्स, दैट इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। तीन मेन सेंटर्स हैं जो कि इमोशनल स्टेट्स में हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, लिम्बिक सिस्टम है, हाइपोथैलेमस है। आप देखिए कि यहाँ से सिग्नल्स आते हैं जो कि इमोशनल स्टेट में यूजुअली क्या होता है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, हाइपर वेंटिलेट करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द दीज थ्री सेंटर्स,
दूसरा है कि फॉर वॉलेंटरी हाइपो एंड हाइपर वेंटिलेशन, कि हम वॉलेंटरीली अपनी ब्रीदिंग रेट कम करें या ज़्यादा करें. With the impulses arise from the cerebral cortex and go directly to the motor neurons supplying the inspirating. जब हमने वॉलेंटरली अपना ब्रीदिंग रेट जो है ना वो कंट्रोल करना है, तो उसके लिए भी इम्पल्सेस आती हैं फ्रॉम हायर सेंटर्स, दैट इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और फिर वो इम्पल्सेस आती हैं टू द डायफ्राम या टू द रेस्पिरेटरी मसल्स, और वहाँ से वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करती हैं. फिर आते हैं एनेस्थीसिया. अगर ओवरडोजेज हो जाए लीडिंग टू द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट. एनेस्थीसिया का डायरेक्ट इफेक्ट होता है ऑन द ब्रेन, और ब्रेन से जो है ना वो इम्पल्सेस आती हैं जो कि डिप्रेस कर देती हैं रेस्पिरेटरी सेंटर्स को, और रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी कर सकती हैं इफ गिवन इन द लीथल डोजेज. फिर आए थे नर्वस रेगुलेशन. इम्पल्सेस फ्रॉम द इरिटेंट रिसेप्टर्स. होता क्या है कि nerve endings present in the epithelium of the airways when stimulated by the mechanical irritants like mucus, sputum of or foreign body, and chemical stimuli like histamine and bradykinin send impulses to the higher centers. These receptors are involved in cough and sneeze. Like cough और sneeze reflex, जैसे मैंने आपको पहले कहा, हमारे प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस हैं. तो होता क्या है कि अगर कोई इरिटेंट हो उससे भी इम्पल्सेस जाती हैं. अब इम्पल्सेस कैसे जाती हैं कि नर्व एंडिंग्स बड़ी होती हैं जो हमारे एयर में पैसेज है उसके एपिथेलियम के अंदर नर्व एंडिंग्स पड़ी होती है. जब भी कोई इरिटेंट मटेरियल आता है, या तो कोई म्यूकस की फॉर्म में, या डस्ट पार्टिकल्स की फॉर्म में, या स्पुटम की फॉर्म में, कोई फॉरेन बॉडी आ गई, या कोई केमिकल स्टिमुलेंट, तो होता क्या है कि सारी नर्व एंडिंग्स होती है ना वो स्टिमुलेट हो जाती है. तो यहाँ से इम्पल्सेस जाती हैं, और सब्सटेंसेस जो हैं जैसे ब्रेडिकिनिन या दूसरे हिस्टामीन्स वगैरह, अगर ये भी इनसे भी स्टिमुलेट हो जाएं ये रिसेप्टर्स, तो यहाँ से स्टिमुलस जाते हैं टू द हायर सेंटर्स, और वहाँ से फिर कफ एंड स्नीज रिफ्लेक्स वो जनरेट होता है जो कि कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को. फिर होता है ब्रेन एडिमा. ब्रेन एडिमा अगर हो जाए तो वो भी रेस्पिरेटरी सेंटर को कंट्रोल करता है. दैट इज एक्सेसिव फ्लूइड इन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, या जो है ना दूसरा जो है ईसीएफ ऑफ द ब्रेन, उसके अंदर अगर एक्सेसिव फ्लूइड हो तो एडिमा हो जाता है ब्रेन का, और वो दैट डिप्रेसेस द रेस्पिरेटरी सेंटर. फिर होता है एक होता है पीरियोडिक ब्रीदिंग. दिस कॉल्ड द शेन स्टोक्स ब्रीदिंग. There are certain periods of apnea. Apnea क्या होता है? No breathing, breathlessness, no breathing at all. उस पीरियड को हम कहते हैं apnea, alternating with hyperventilation. यानी उसमें दो डिफरेंट फेजेस आती हैं शेन स्टोक्स ब्रीदिंग में. एक तो apnea की नो वेंटिलेशन एंड देन हाइपर वेंटिलेशन. ठीक है, हाइपर वेंटिलेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है ना वो ज़्यादा एक्सपेल हो जाता है और उसका लेवल कम हो जाता है. उसके बाद रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो जाता है, दैट मे लीड टू एप्निया. ठीक है, यानी उस ऊपर से कोई स्टिमुलस आ ही नहीं रही, कोई सिग्नल्स आ ही नहीं रहे फॉर द इंस्पिरेटरी मसल्स टू कंट्रैक्ट. अब इसमें कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं पीरियोडिक ब्रीदिंग की? एक है डिलेड ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन एंड इट अकर्स इन द सिवियर कार्डिक फेलियर. अगर प्रॉपरली जो है ना सिवियर कार्डिक फेलियर में होता क्या है कि ब्रेन कार्डिक आउटपुट जो है ना वो बहुत कम हो जाता है और फिर ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जाती. ठीक है, उन केसेस में हम शेन स्टोक्स ब्रीदिंग देखते हैं. फिर देखते हैं इंक्रीज नेगेटिव फीडबैक गेन इन रेस्पिरेटरी कंट्रोल एरियाज एंड इट अकर्स इन द ब्रेन डैमेज. ठीक है, यानी कि जो फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म है हमारे सारा रेस्पिरेटरी सेंटर्स का, कि उसका जो है वो जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, यानी कि जो डिप्रेस कर रहा है उसको, वो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो जो कि यूजुअली ब्रेन डैमेज में होता है. तो उसमें क्या होता है कि जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ज़्यादा हो रहा है और डिप्रेस हो रहा है रेस्पिरेटरी सेंटर, तो एप्निया भी हो जाता है. जब एप्निया होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द पेरिफेरी ज़्यादा हो जाती है और फिर वो जाके स्टिमुलेट करता है. तो इस तरह एक पीरियड्स होते हैं ऑफ द एप्निया एंड द हाइपरवेंटिलेशन. पर्सन इसमें क्या होता है, पर्सन ब्रीथ्स डीपली फॉर अ शॉर्ट स्पेल एंड देन ब्रीथ स्लोली और नॉट एट ऑल एंड द साइकिल रिपीट्स. देयर इज वैक्सिंग एंड वेनिंग अकर्स एवरी 40 to 60 सेकेंड्स. यानी जो एप्निया का पीरियड और हाइपरवेंटिलेशन का पीरियड ये ऑल्टरनेट करता है विद ईच अदर एवरी 40 to 60 सेकेंड्स. ये इसका पैटर्न बनता है जो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें. ठीक है, शेन स्टोक्स ब्रीदिंग शोइंग द चेंजिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द पल्मोनरी ब्लड, जो रेड लाइन की है, एंड डिलेड चेंजेस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द फ्लूइड ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, कि जो है जो लंग्स के अंदर ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो ज़्यादा जल्दी चेंजेस शो कर देता है, हायर इंक्रीज कर देता है, जबकि ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिलेड लेवल उसमें पीरियड में जाके वो मैक्सिमम पे जाता है. ठीक है, इसलिए जो है ना अब ये देखिए
कि जब रेस्पिरेटरी सेंटर में जाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऊपर आपको रेट ऑफ रेस्पिरेशन, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन नजर आ रही होगी ये, ठीक है। ये क्या है, ये हाइपर वेंटिलेशन का एरिया है और ये एपनिया है। अब ये देखिए कि हाइपर वेंटिलेशन किससे कंसाइड कर रही है, जहाँ पे लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वहाँ पर कोई यहाँ पर हाइपर वेंटिलेशन नहीं हो रही। लेकिन जब ये न्यूरॉन्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा हुआ है तो ये जो है हाइपर वेंटिलेशन स्टार्ट हो गई। हाइपर वेंटिलेशन की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट हो गई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है ना वो ड्रॉप कर गया। अगेन ये दोबारा बिल्डअप होता है एंड द साइकिल गोज ऑन। तो इसमें देखिए कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो सेंटर में है वो ज़्यादा अफेक्ट करता है ब्रीदिंग पैटर्न को रादर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द पेरिफेरल सर्कुलेशन या लंग्स में जो होता है चेंजेस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नर्वस रेगुलेशन में आ जाता है कि इम्पल्सेस होती हैं कुछ सर्टन जो कि जे रिसेप्टर से भी आ रही होती है। जे मीन्स द जक्स्टापोजिशन ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरीज। पल्मोनरी कैपिलरीज के ऑपोजिट साइड पे जो एल्वेलाई पड़े होते हैं वहाँ पे जे रिसेप्टर्स पड़े होते हैं और वो स्टिमुलेट होते हैं व्हेन देयर इज सम केमिकल इरिटेंट प्रेजेंट इन द पल्मोनरी ब्लड, देयर इज engorgement of the pulmonary capillaries और देयर इज pulmonary edema और लीडिंग टू रैपिड ब्रीदिंग से, ठीक है। कोई इरिटेंट पड़ा हो या एडिमा हुआ उस एरिया का, ये पल्मोनरी कैपिलरीज की इंगॉजमेंट हो गई हो, ठीक है। तो उन सारी कंडीशंस में रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज कर जाता है, रैपिड ब्रीदिंग होती है। चूंकि वहाँ पे जे रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, इन सारी कंडीशन से जे रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं। विसरल रिफ्लेक्सेस, विसरल रिफ्लेक्सेस कौन से होते हैं कि अगर फिजियोलॉजिकल एपनिया होता है, अगर हम सॉलो कर रहे होते हैं कोई चीज़ या डेफिकेशन या वॉमिटिंग के दौरान, तो ये होता है कि उस वक्त हमारी ब्रेथ जो है ना, वी होल्ड द ब्रेथ, उस वक्त ब्रीदिंग नहीं हो रही थी उस पर, ठीक है। और या अगर आप देखें एकदम से अब मुंह के ऊपर या जिस्म पे आप ठंडा पानी डालते हैं तो एकदम से जो है वो आपको सांस रुक जाता है, एक स्टेट ऑफ एपनिया आता है फॉर अ शॉर्ट वाइल, ठीक है। और फिर उसके बाद यू स्टार्ट हाइपर वेंटिलेटिंग। Effect of temperature on respiratory center. Increased temperature stimulate the respiratory center by two different mechanisms. एक तो डायरेक्ट होता है कि डायरेक्टली उसमें जो है ना रेस्पिरेटरी सेंटर की टेम्परेचर बढ़ गया तो वो डायरेक्टली स्टिमुलेट होगा उससे, ठीक है। और इनडायरेक्ट होता है कि इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करता है, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज करता है और हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है। सो टेम्परेचर जो है ना वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से अफेक्ट करता है। अब एक होती है कंडीशन जब ये स्लीप हमारी रेस्पिरेशन पे कैसे अफेक्ट करती है। ड्यूरिंग स्लीप रेस्पिरेशन इज लेस कंट्रोल्ड बिकॉज ऑफ लेस सेंसिटिविटी ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ठीक है। ड्यूरिंग रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, दो टाइप की स्लीप होती है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है और स्लो वेव स्लीप होती है, ठीक है। उसमें इरेगुलर रेस्पिरेशन होती है। in slow wave sleep respiration is regular, डिफरेंट होती है, ठीक है। वो डिफरेंट फेजेस ऑफ द स्लीप में जो कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन या रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, ठीक है। एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं स्लीप एपनिया सिंड्रोम, जिसमें कि रेस्पिरेशन स्टॉप सडनली एंड फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग नाइट। उसमें क्या होता है, सोते में एकदम सांस रुक भी जाता है और फिर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्लीप एपनिया। ड्यूरेशन जो है इसकी 10 सेकंड से 500 सेकंड्स तक हो सकती है, यानी इसकी ये प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। अब कॉज क्या क्या हो सकती है स्लीप एपनिया की, कि ब्लॉकेज ऑफ अपर एयरवे पैसेजेस, ऊपर कहीं पे ब्लॉकेज हो गया है कोई भी रीजन से, यानी और लेबर्ड ब्रीदिंग है, बहुत यानी स्ट्रेसफुल ब्रीदिंग हो रही है, एंड लाउड स्नोरिंग, वो जो है फराटे भी ले रहा होता है मरीज क्योंकि कोई ना कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है। दैट इज इंटरप्टेड बाय द साइलेंट पीरियड व्हेन देयर इज नो ब्रीदिंग। अब उसमें क्या होता है, कुछ पीरियड के लिए स्नोरिंग कर रहा होता है और कुछ पीरियड के लिए वो क्वाइट होता है और विद नो ब्रीदिंग एट ऑल, एपनिया होता है उसमें। और ये बहुत आपने देखा होगा कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जीज रहती हैं, जिनके एयरवे ब्लॉकेज होती है बहुत ज़्यादा, तो उन लोगों में मोस्टली ये स्लीप एपनिया होता है। अब ये देर जब एपनिया जिस वक्त होता है, दिस which leads to increased low partial pressure of oxygen and high partial pressure of carbon dioxide. It stimulates the respiratory center and there is sudden attempt to breathe, resulting in loud snore and gasp, ठीक है। होता क्या है, मरीज जो है ना सोया हुआ है, एकदम से जो है ना उसको आप देखेंगे एकदम से उठेगा और वो स्नोर करता है और लाउड जो है ना उसकी रेस्पिरेशन हो जाती है, ठीक है। तो और गैस भी करने लग जाता है, समटाइम्स उसको डिफिकल्ट ब्रीथिंग होती है। So this is due to the blockage in the airway passages during sleep.
Sleep apnea. This cycle repeats 1,000 times, causing restless sleep. This occurs in old, जो sleep typical sleep apnea है, that occurs in old obese people, जो या बच्चे जिनमें टॉन्सिल्स जो होते हैं वो एनलार्ज हुए होते हैं, एडेनॉइड्स एनलार्ज हुए या नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कोई भी कंडीशन हो विच लीड्स टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे पैसेजेस, तो उसमें स्लीप एपनिया हो सकता है मरीज को, ठीक है। पेशेंट्स हैव डे टाइम ड्राउजीनेस, एक्सेसिव सिंपैथेटिक डिस्चार्ज एंड हाइपरटेंशन। चूंकि उनकी स्लीप डिस्टर्ब हुई होती है तो उनको एक तो यह है कि दिन में भी वो ड्राउजी से रहते हैं ड्यू टू डिस्टर्ब स्लीप एट नाइट, और उनकी इसकी वजह से वो उनके सिंपैथेटिक डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, यानी उनकी रेट ऑफ जो है कार्डिक आउटपुट, हार्ट रेट भी ज़्यादा होता है उनका, और कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज कर देती है और उनको हाइपरटेंशन भी रहना शुरू हो जाती है। ट्रीटमेंट इसका ये होता है कि इसको हम सर्जिकली रिमूव कर दें, अगर ओबीस है तो एक्सेसिव फैट वगैरह निकाल दें जो कि हमारे एयरवे पैसेजेस को या नेजल पैसेजेस को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। जो टॉन्सिल जो एडेनॉइड जो बढ़ गए हैं उनको हम निकाल देते हैं। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन इज ट्रीटेड बाय कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। अगर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन वैसे हो रही है तो हम पॉजिटिव एयरवे प्रेशर देते हैं जिससे कि नेजल ब्लॉकेज खत्म हो जाए, ठीक है। एक होती है सेंट्रल स्लीप एपनिया, which is a cessation of the ventilator derived during sleep, यानी सेंट्रली कंट्रोल्ड जो है ना कि स्लीप के ड्यूरिंग स्लीप अ डिराइव टू रेस्पिरेट, अ डिराइव टू इंस्पायर एंड एक्सपायर, वो कम हो जाती है, दैट इज द सेंट्रल स्लीप एपनिया। इसमें कॉजेज क्या होती है कि डैमेज टू द सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर एंड एब्नॉर्मलिटीज ऑफ रेस्पिरेटरी न्यूरोमस्कुलर एपरेटस, ठीक है। यानी या तो रेस्पिरेटरी सेंटर डायरेक्टली डैमेज हो तो वो प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर रहे होते रेट ऑफ रेस्पिरेशन को, ठीक है, या जो हमारे जो ब्रीदिंग एपरेटस है सारे जिसमें न्यूरो डिफरेंट मसल्स आ जाते हैं और लंग्स आ जाती हैं, कुछ इसमें कहीं पे भी कोई भी डिस्टर्बेंस है या एब्नॉर्मलिटीज हैं तो दैट कैन लीड टू central sleep apnea. During sleep, ventilator effect is decreased and partial pressure function कार्बन डाइऑक्साइड रजिस्टर। ये जब बंदा जाग रहा होता है उस वक्त तो उसको जो है वो अपनी स्लीप कंट्रोल कर लेता है बाय एफर्ट या अपनी वॉलेंटरीली जो है रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर लेता है, बट ड्यूरिंग स्लीप चूंकि उसकी कंट्रोल में नहीं होती तो पेशेंट गेट्स डिस्टर्ब और उसकी वेंटिलेशन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होता है कि मेडिसिन देते हैं स्टिमुलेटिंग रेस्पिरेशन या वेंटिलेटर्स लगा देते हैं, रात के टाइम उनको वेंटिलेटर्स पे डालते हैं ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, रादर इट वाज अ रेपिटेशन ऑफ द प्रीवियस वन, और रेपिटेशन इसलिए करवाई है कि कुछ मे भी आप लोगों में से किसी ने कोई मैम को मेल्स किए कुछ है उसकी वजह से उन्होंने मुझे कहा। एनीवे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से अगर आपको रेस्पिरेशन में से क्वेश्चन आना है तो इसमें से कुछ ना कुछ आएगा जरूर। कंट्रोल ऑफ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई एम हियर टू आंसर दोज क्वेश्चंस। Okay, this is all about today's lecture and thank you so much for listening. और कल के लेक्चर में भी हम देखेंगे, आई डिस्कस विद मैम जो आपके कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे विल डिस्कस इट, और होपफुली यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम्स, क्योंकि अब ज़ाहिर है एग्ज़ाम्स भी आपके डेट अपने टाइम पर ही होने सारा कुछ, और मे बी ये क्लासेस भी शुरू हो जाए इन अ मंथ और सो गेट रेडी फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।